Honorable Speaker Sir, पिछले 3 दिन से जो बजट के मुतालिक हाउस में बहस चल रही है, मैं उस पर अपना जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं उन तमाम ऑनरेबल MLAs का शुक्रिया करता हूं जिन्होंने डिस्कशन में हिस्सा लिया, अपनी कीमती बातें, मशवरे, सुझाव हाउस के सामने रखे। कई चीज़ों का हमें भी फायदा हुआ, जिसको आगे जाके हम अमल में लाने की कोशिश करेंगे। कई से बजट की तारीफ हुई, कुछ जगहों से यहाँ हाउस के अंदर मुखालफत होनी ही थी। ट्रेजरी बेंचेस, ऑपोजिशन बेंचेस, जब नाम में ही अपोज लिखा हुआ है तो अपोज करने के अलावा इनके पास और कोई काम है नहीं। कहा कि बजट के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने माथे फोड़े। अब मैंने ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से मालूम करने की कोशिश की कि ना बजट के बाद कहीं सरकारी अस्पतालों में एडमिशन का सिलसिला बढ़ तो नहीं गया, कहीं हेड इंजरीज, कहीं MRI, कहीं हमें CT स्कैन की जरूरत तो नहीं पड़ी। लेकिन कोई ना, आप चलिए ना, सरकारी अस्पताल में ना सही, कहीं पे भी चलिए ना, ठीक है, अस्पताल में ना सही, सड़क के किनारे लोग लेटे होंगे जख्मी। लेकिन हकीकत यह है कि कुल मिला के मुश्किल से शायद 29, उसके साथ 5-6 और 35 लोगों ने जरूर अपने माथे फोड़े। उसके अलावा शायद किसी ने अपना माथा नहीं फोड़ा। आमतौर पे बजट को लेके लोग मुतमईन रहे, शायद ये जानते हुए कि इन हालात में जम्मू कश्मीर को आगे ले जाना इतना आसान है नहीं। लेकिन तब भी इस बजट के जरिए हमने जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालने के लिए एक रोड मैप, एक खाका जो है वो लोगों के सामने रखा। अब मैं यहां अपने बीजेपी दोस्तों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि सब तरफ से बजट की मुखालफत हुई। अब मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगा यहां पे जिन्होंने दिल्ली से फोन करके बजट के मुतालिक मुझे मुबारकबाद पेश की और कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए वाकई ये एक बहुत समझदार और जिम्मेदार बजट है। हमारी स्पीकर साहब कोशिश ये रही कि तमाम सेक्टर्स को हम ठीक तरह से कवर करें। और अगर आप देखें, क्योंकि मैं हाउस का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैंने ऑनरेबल LG साहब के खुतबे पे भी लंबी तकरीर की। बजट जब पेश किया तो लगभग कोई 1.25 घंटे तफसीलन सारी डिटेल्स हाउस के सामने रखी। मुझे नहीं लगता है कि हर चीज को यहां दोहराने की जरूरत है, लेकिन इस बजट के जरिए हमारी एक कोशिश रही कि जम्मू कश्मीर में जो मेजर सेक्टर्स हैं उनको हम न सिर्फ टच करें बल्कि उनमें एक बेहतरी लाएं।
हर हुकूमत की सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि जो सबसे कमजोर वर्ग है, जो सबसे पिछड़े हैं, जो सबसे गरीब हैं, पहले उनकी मदद करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचें ऊपर तक। अब अगर यहां मेरा कोई साथी नाराज है कि हमने उनको 6 सिलेंडर गैस के नहीं दिए, तो मैं उस चीज के लिए माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरा कभी कोई इरादा आपको 6 सिलेंडर देने के नहीं थे। लेकिन जो सबसे गरीब है, इस बजट के जरिए हमने कम से कम उन पे उनके जख्मों पे मरहम, उन्हें राहत पहुंचाने की कोशिश की। अब ये कहा गया कि हम शायद ये 6 सिलेंडर भी जो है मरकज से लेंगे। मैं स्पीकर साहब रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, ये 6 सिलेंडर हम देंगे, अपने पैसों से देंगे, मरकज से इसके लिए ना किसी स्कीम में डालना है, ना मरकज से हमें इसमें कोई पैसे लेने की जरूरत है। ये जम्मू कश्मीर के बजट से जो है इन लोगों को एक राहत पहुंचाने के लिए ये सिलेंडर जो है इन तक पहुंचा दिए जाएंगे। फिर ये बार बार कहना कि इस बजट में सेंट्रल स्कीम्स के अलावा कुछ नहीं है। अब मैं जानता हूं ना, अब इनकी मजबूरी है कि इनको बार बार सेंटर, मोदी जी। ये ठीक है, ये अब है, मजबूरी तो है। इसलिए इनको जम्मू कश्मीर के बजट का कुछ किया हुआ जो है वो नजर नहीं आएगा। जो हमने ऑर्फन्स के लिए ऑर्फन्स के लिए जो हमने क्या कहते हैं इसको, एक स्कॉलरशिप के तहत, अच्छा, इस पे भी हाउस में सवाल उठा कि हमने ऑर्फन का टर्मिनोलॉजी चेंज कर दिया है और ये कहा कि मदर एंड फादर। उन्होंने शायद ठीक तरह से बजट को या तो पढ़ा नहीं, या जब मैं पढ़ रहा था सुना नहीं। हमने इस पे कहा कि दोज हु हैव लॉस्ट बोथ पेरेंट्स और हु हैव लॉस्ट द सोल ब्रेडविनर, मतलब घर चलाने वाला अगर नहीं रहा तो उसको ऑर्फन करार दिया जाएगा, और अगर किसी और स्कीम में वो कवर नहीं होते उनको महीने के 4,000 रुपए मिलेंगे। ये किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम में नहीं है, ये हमने खुद लाया। इसी तरह ट्राइबल बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप की बात हमने की, ये हमने कहा कि अगर वो किसी भी और स्कीम में कवर नहीं है तो हम उनको जो है ये दे देंगे। इसी तरह जो गरीब बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल की तालीम, जो गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कॉलेज में तालीम, हमने ये कहा कि अगर किसी स्कीम में ये कवर नहीं है तो हम इनको कवर करके इनको स्कॉलरशिप के दायरे में ले आएंगे। इसी तरह जो फ्री बस राइडरशिप पिछले साल हमने अपनी बहनों के लिए, अपनी माओं के लिए ये जो है अनाउंस किया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम नहीं थी, ये प्रधानमंत्री जी का देन नहीं, ये मोदी जी ने हमें नहीं दिया, ये हमने अपने बजट से निकाला और बड़ा कामयाब है। यहां तक इतना कामयाब है कि मुझे उसके बाद कई जगहों से डिमांड आना शुरू हुआ कि मतलब अब ये मत करिए, घर में मुश्किल हो गया है। हमारी घर वाली जो है वो नजर नहीं आती क्योंकि बस में चढ़ के वो सवारियां कर रही हैं। अब हमने इस बार कहा है कि जो हमने अपनी माओं को और बहनों के लिए किया, वो इस बार अब हम जो हैंडीकैप लोग हैं उनको राहत मिले, वो ट्रैवल कर सकें। हमने फ्री राइडरशिप उनके लिए किया है। हमने ईवी बसेस के हवाले से बात की। हमने कहा कि ईवी बसेस का दायरा जो है वो बढ़ा दिया जाना चाहिए, उनकी रेंज बढ़ा दी जानी चाहिए। इस पे भी किसी को आपत्ति हुई। फिर आप जो है लोकल ट्रांसपोर्ट को बिगाड़ रहे हो। दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। अब मुझे बताइए, दिल्ली में टैक्सियों की कमी है। हम कई सारे लोग जो है बीच बीच में दिल्ली जाते हैं, वहां सारे बसेस जो हैं ईवी हैं। वहां क्या टैक्सियों की कमी है? वहां ऑटोओं की कमी है? जो बस में चढ़ना चाहता है, जिसको और किसी चीज में चढ़ने की ताकत नहीं है, वो बस में चढ़ना पसंद करेंगे। अगर हम ईवी बस जो है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली बसेस जो है इलाकों में पहुंचा सकें, उसके साथ साथ ऑटो भी चलेंगे, टैक्सियां भी चलेंगी, सब कुछ एक साथ चलेगा। एक चीज को बंद करने से जो है हम यहाँ की इकोनॉमी बढ़ा नहीं सकते। लेकिन ये भी इन लोगों को पसंद नहीं, कहते नहीं ना, यहाँ आपके इस बजट में कुछ भी नहीं है।
फिर ये कहा गया कि हमारी बजट जो है श्रिंक कर रही है। हम शायद ये कहा गया है कि हमने सिर्फ 12% जो है अपना बजट खर्च किया हुआ। ये गलत है। 12% हमने अगर खर्च किया है तो वो रेवेन्यू और कैपिटल दोनों मिला के, क्योंकि अभी कई 2-3 महीने और हैं साल के जिसमें तनख्वाह भी होगी, पेंशन्स भी होंगे, बाकी भी आउटफ्लोज होंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें तो पिछले महीने तक 36% तक पहुंच गया था कैपिटल एक्सपेंडिचर। 31 मार्च तक इस नंबर को हम पिछले साल के नंबर के आसपास ले आएंगे। अब पिछले साल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारी थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि हमने काफी लोन्स जो हैं अपने सेटल किए थे। इस साल इतने लोन्स हैं नहीं जितने हमें राइट डाउन करने होंगे, तो जरा सा कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में थोड़ी बहुत कमी इस साल आएगी पिछले साल के मुकाबले। लेकिन वो ना तनख्वाहों में कमी है, ना पेंशन में कमी है, ना किसी और चीज में कमी है। सिर्फ जो हमारे एक्सपेंसिव लोन्स हमने उनको राइट ऑफ कर दिया था वो अब किताबों में रहे नहीं, तो वो अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये कहना कि हम बजट श्रिंक कर रहे हैं, या कहीं से ये बात आई कि हमने जो है बजट श्रिंक करके एलोकेशंस कम की क्योंकि हम अपने कैंपेन प्रोमिसेस पूरे कर रहे हैं, ना हम इतने गैर जिम्मेदार लोग नहीं हैं। और सही या गलत, एक यूटी होने के नाते हमारा हर प्रपोजल जो है यहां से पहले राजभवन जाता है, वहां अब लोक भवन है नाम उसका। बजट के जो बजट हमने पेश किया वो वहां से अप्रूव होके आ जाता है। अगर हमने कोई गैर जिम्मेदार ऐसी बात की होती जिसमें कि हम बजट श्रिंक करके ये तमाम चीजें अपने कैंपेन प्रोमिसेस में डाल रहे होते, आपको लगता है स्पीकर साहब के वहां से इसकी मंजूरी मिली होती? ये वहीं पे अभी फंसा होता। तो ये कहना जनाब कि हमने बजट श्रिंक किया, हम इकोनॉमी श्रिंक कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हमने एक जिम्मेदार तरीके से जिन पैसों का सबसे ज्यादा जहां जरूरत है हमने वहां लगाए। सही कहा हमारे तारिक करा साहब ने, हमारी मुकम्मल कोशिश है कि रूरल इकोनॉमी को हम ग्रो करें। जम्मू कश्मीर देहातों में रहता है, जब तक हमारे देहाती इलाके जो हैं वो तरक्की नहीं करते हैं, जम्मू से तरक्की हो, श्रीनगर में तरक्की हो, वो जम्मू कश्मीर की तरक्की नहीं है। जम्मू कश्मीर की तरक्की तब होगी जब हम देहात के इलाकों को जो है उनको डेवलप करेंगे। तो एक सोचे समझे पॉलिसी के तहत हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, हमने हॉर्टिकल्चर पे फोकस किया, हमने एनिमल हस्बेंड्री पे फोकस किया, हमने फिशरीज पे फोकस किया, हमने डेयरी के लिए नया स्कीम 1 लाख लीटर ये दूध उसकी पैदावार बढ़ाने की बात, और इस चीज की तारीफ मरकजी हुकूमत ने की। उन्होंने कहा कि उसमें हमारी मदद करना चाहते हैं, यहां तक कि हमारा जो 1 लाख है उसको वो डबल करना चाहते हैं। 1 लाख हमारा होगा, 1 लाख जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से होगा। अब ये कहेंगे ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जनाब हम अपना 1 लाख करेंगे, अगर इसके ऊपर वो कुछ कर सकते हैं तो अच्छी बात है, फायदा तो जम्मू कश्मीर को होगा। मैं इस चीज को मैं रिफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम हमने अपने पैसों से, चाहे लाइफ स्टॉक की क्वालिटी को इंप्रूव करना, चाहे वो शीप, गोट्स, बुल्स, ताकि लाइफ स्टॉक जो है उसकी क्वालिटी बेहतर रहे, यहाँ पे मीट की पैदावार ठीक हो, यहाँ दूध की पैदावार ठीक हो, यहाँ बैकयार्ड पोल्ट्री हमारा ठीक चले, उसमें हमने तवज्जो दी। हॉर्टिकल्चर में पहली मर्तबा वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के तहत अब हमारे हॉर्टिकल्चर को जो हमने कवरेज दी। अब अगर ये कहते हैं ना आपके बजट में कुछ नहीं है, तो बताइए इससे पहले क्यों नहीं हुआ? वो फसल की यहाँ कौन बात कर रहा है? मैं हॉर्टिकल्चर की बात कर रहा हूं। अब यही तो है, सुनने की इनमें ताकत नहीं है। वो तो मैं कोई नहीं ना, एलओपी साहब शुक्र है आपने ये बात की, क्योंकि मैं एंड में इसके हवाले से भी बात कर लूंगा। अब यहाँ पे हालांकि ये बजट का सब्जेक्ट था नहीं, लेकिन मेरे 1-2 साथियों ने दोबारा यहाँ इंडो यूएस ट्रेड डील के हवाले से बात की और कहा कितना अच्छा है। मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के मुतालिक ये अच्छा कहां से हुआ।
अब जो फाइन प्रिंट आप देखिए, जो हमने अग्री किया हुआ है, अब छोड़िए आपने केरला का वो सी फूड इंडस्ट्री बचाया होगा, आपने कहीं और कुछ बचाया होगा, लेकिन जो चीजें आप ड्यूटी फ्री, जीरो ड्यूटी पे एंट्री की इजाजत दे रहे हो, उनमें क्या डाला आपने? ट्री नट्स। ट्री नट्स क्या होते हैं? अखरोट, बादाम, जम्मू कश्मीर की पैदावार। आपने ड्राई फ्रूट उसमें डाला है, कहां से होता है? जम्मू कश्मीर से, जीरो ड्यूटी। अच्छा, जो बाकी बचा कचा रहा था, हम यहाँ हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। इन्होंने जीरो ड्यूटी पे जो है अमेरिका से कहा हुआ है कि आप फल भी जितना भेजना चाहते हैं भेज दीजिए, हम यहाँ पे उसको खरीदने का काम करेंगे। तो कहां गई इनकी हमदर्दी जम्मू कश्मीर के लिए? अरे जनाब, अगर बचाना था तो चलिए, आपने अखरोट और बादाम का सौदा कर दिया, कम से कम सेब तो बचा देते। अरे सौदा है जनाब, ये टोटल सौदा है, टोटल टोटल टोटल। वो दरवाजा है, चलिए चलिए ना, चले चले ना, चले चलिए चलिए ना, चलिए। स्पीकर साहब, ये खुद कहते हैं ट्रेड डील, कहते हैं इंडो यूएस ट्रेड डील को अगर आप ट्रांसलेट करो, व्हाट इज डील? सौदा। डील इज सौदा। अरे कहां फायदा ना, किसका फायदा, कहां फायदा, किस? मुझे एक सेकंड आप, एक सेकंड मिनिस्टर साहब, सचिन नहीं बयान करो। एलओपी साहब फायदे की बात करते हैं ना आप। मुझे बताएं, जम्मू कश्मीर में इस सौदे से किसको फायदा हुआ? बताओ, आपको हुआ होगा ना? मेरे बादाम उगाने वालों को हुआ है, ना मेरे अखरोट उगाने वालों को हुआ है। यहां जो हमने जम्मू में मुश्किल से थोड़ा सा वो पीका नट लगाया, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। जो हमने हॉर्टिकल्चर के तहत यहां कीवी फ्रूट का शुरू किया, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। जो हमने यहां बी कॉलोनियां लगाई जिनसे हनी उगता है, यहां जम्मू में कितने नौजवानों ने वो हनी निकालने का वो लगाया, उनको कोई फायदा नहीं। अरे कहां जनाब, अरे अब ना, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अब आप देखिए किस तरह ये अपना रुख बदल देते हैं, किस बहाने। 6 साल पहले जनाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पेट्रोलियम कंपनियों को कहती है कि आपको वेनेजुएला का
Please, please take your seat. Please take your seat. आप बैठे ना, आप बैठे, आपको नहीं बोलना है। चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, आप क्या बोलेंगे बीच में? बैठिए। प्लीज टेक योर सीट्स, प्लीज। स्पीकर साहब, जब ये तकरीर करते हैं तो हर जुमले में मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, तब इनको नहीं लगता कि अपनी बात करनी चाहिए। बजट का डिस्कशन है। अब 30 मिनट तकरीर में मुश्किल से एलओपी साहब ने 3 मिनट बजट के हवाले से बात की होगी। 25-27 मिनट कहीं SRO, कहीं कुछ और। क्या मैं डाउनटाउन जा सका या नहीं? अब मैं क्या याद दिलाऊं एलओपी साहब को? एलओपी साहब, आपको हमारी बजट इतनी चुभ गई कि आप खामोश नहीं रह सकते हो। आपके तेवर में बदलाव आया है। ऐसा लगता है कि होम मिनिस्टर साहब के आते आते आप लोगों को ऐसे जूते पड़े कि पिछली तकरीर जो आप लोगों ने चलिए ना, आप बैठिए। चलिए, अगर मेरे मैं एक सेकंड चलिए मैं क्लियर करता हूं। स्पीकर साहब, आप बैठो। मुझे बात करने दीजिए। मैं क्लियर करता हूँ। चलिए मैं क्लियर करता हूँ। चलिए स्पीकर साहब, अगर इनको एक सेकंड श्यामलाल जी, अगर इनको जावेद साहब, ओ मिस्टर जावेद, सतेश जी बैठे आप। चलिए आप बैठो ना, आप बैठो। चले सतीश जी, चले स्पीकर साहब, इनको स्पीकर साहब, मैं क्लियर करता हूँ। बात करने दीजिए ना, मैं क्लियर करता हूँ। चलिए प्लीज टेक योर सीट।
चलिए स्पीकर साहब, चलिए मैं चेंज करता हूँ, मैं चेंज कर लूंगा। चलिए चलिए, आप बैठे ना मेहरबानी करके तशरीफ अगर चलिए स्पीकर साहब, इनको शो करने में तकलीफ करता हूँ, मैं कर लूंगा। नहीं ना, मैं बोलता रहूँगा। स्पीकर साहब, इंडस्ट्री के हवाले से हमने सेल्फ सर्टिफिकेशन का काम किया। MSMEs की तरफ से ये डिमांड आई थी कि रेड टेप में वो फंस जाते हैं, उनके परमिशंस नहीं होते, उनकी रजिस्ट्रियां नहीं होती। हमने पहली मर्तबा इंडस्ट्री में MSME को सेल्फ सर्टिफिकेशन का काम जो है 3 साल का कर दिया है। अब उनको अपने यूनिट्स रजिस्टर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह जो सिख इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, खासकर MSME सिख यूनिट्स, उनको हमने न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स के तहत ट्रीट करने का फैसला किया है। जहां टूरिज्म के हवाले से हम बात करें, नए टूरिस्ट सेक्टर जो है वो खोलने की बात की जा रही है। न्यू डेस्टिनेशन जो है उनको डेवलप करने की बात की जा रही है। यहाँ पे मेरे साथियों ने जो बंद इलाके हैं उनको दोबारा खोलने के हवाले से बात की। मैं अपने मेंबरों को अश्योर करता हूं कि मरकजी हुकूमत के साथ ये बात हो चुकी है और आने वाले कुछ महीनों में सारे डेस्टिनेशन जो हैं वो दोबारा खोल दिए जाएंगे। यहाँ पे बात आई कि नौजवानों के हवाले से हमने बजट में बात नहीं की। स्पीकर साहब, नौजवानों के अलावा और किसी का हमने बजट में जिक्र ही नहीं किया। मिशन युवा किसके लिए है?
मिशन युवा यहाँ के नौजवानों के लिए है, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप देने के लिए है, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए है, उन्हें सिखाने के लिए है। उनके नए यूनिट्स खुलेंगे, वो कमाएंगे, वो कुछ बनाएंगे, वो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल जो है वो बदलाएंगे। एक नया स्किल मिशन जिसके तहत नौजवानों को ट्रेनिंग, नौजवानों को वो तमाम सहूलियत जिससे कि वो काम कर सके। नौकरियों के हवाले से हमने कहा कि इस साल लगभग 30,000 नौकरियां जो हैं वो फास्ट ट्रैक करके दी जाएंगी। इंडस्ट्री में लोकल यूथ के जॉब्स को प्रोटेक्ट करना, वो भी हमने बजट में डाला। हमने कहा अगर आप सब्सिडी ले रहे हो, अगर आप जमीन ले रहे हो, सब्सिडी ले रहे हो, बिजली ले रहे हो, तो आपको हमारे लोगों को नौकरी देनी होगी। हमने एजुकेशन के हवाले से बात की, हमने स्कूल में तालीम को बेहतर करने की बात की, हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यहाँ कायम करने की बात की और इंशाल्लाह ये यूनिवर्सिटी कायम होगी। यहाँ कश्मीर सेंट्रिक बजट के हवाले से बात हुई। अगर ये कश्मीर सेंट्रिक बजट होता, हम कभी यहाँ दरबार मूव दोबारा शुरू नहीं करते। दरबार मूव कैंसिलेशन जम्मू के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी रही, जिसको हमने दूर किया और आज जम्मू की इकॉनमी चल रही है। स्पीकर साहब, यहाँ शास्त्री को लेके मेरे एक नौजवान ने बड़ी बात की, बड़े जज्बात में आए, कहा कि ये कॉर्पोरेट डेट है, ये कोई कंपनी का डेट, ये अदानी अंबानी डेट है। स्पीकर साहब, शास्त्री स्कीम को समझना जरूरी है। बदकिस्मती से जो लोग इसको ठीक तरह से समझते नहीं है, वो इस पर तबसरा करते हैं। शास्त्री में स्पीकर साहब, शास्त्री के तहत जम्मू कश्मीर को इंटरेस्ट फ्री 50 साल का जो है एक लोन मिलेगा। अब मेरे यहाँ नौजवान साथी ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को कर्जे में डुबो रहे हैं। मैं क्लियर करना चाहता हूँ स्पीकर साहब, क्योंकि ये कहा गया कि हम गैर जिम्मेदार लोग हैं। आप बजट अच्छी तरह से जानते हैं। आज जो रुपए का वैल्यू है और 50 साल के बाद जो वैल्यू होगा, आप अंदाजा करिए। मैं मानता अगर आज 3,000 करोड़ का लोन 50 साल के बाद 30,000 करोड़ बनता, मैं कहता ये गैर जिम्मेदार बात है। लेकिन हमने खुद कैलकुलेशन किया, अगर हम 3,000 करोड़ का लोन लेते हैं, उसको अगर आप इन्फ्लेशन के साथ देख लीजिए, 50 साल के बाद इट विल बी द इक्विवेलेंट ऑफ 97 करोड़ ओनली। 97 करोड़, दैट्स इट। तो जो आज 3,000 करोड़ होगा, वो 50 साल के बाद 100 करोड़ के बराबर भी नहीं होगा। अब मुझे बताइए, ये पैसा लेना क्या गैर जिम्मेदार बात है या जिम्मेदार बात है? यहाँ ये कहा गया एक हमारे सीनियर साथी करा साहब की तरफ से कि ये 100 करोड़ की सीलिंग सिर्फ हमें मिली है, बाकियों ने पैसा उठाया नहीं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर को किसी ट्रैप में फंसाना चाहते हैं। मैं करा साहब की जानकारी के लिए हमारे जो पड़ोसी रियासत है, मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब, उन्होंने कितना पैसा उठाया है पिछले सालों में। ये 2021 में स्कीम शुरू हुई। अगर हम पंजाब की बात करें, पहले साल में 296 करोड़, सेकंड ईयर में 223 करोड़, थर्ड ईयर में 800 करोड़ और पिछले साल 24-25 में पंजाब ने 2,270 करोड़ उठाए। इसी तरह हिमाचल देखें, हिमाचल ने पहले साल 91 करोड़,
फिर 135 करोड़, फिर 1270 करोड़, फिर 170 करोड़ और उसके बाद 500 करोड़, 1500 करोड़। मुझे बताएं ना, अगर बाकी रियासत इतना पैसा उठा रहे हैं, अगर हम अपने लिए और अपने लोगों के लिए 3000 करोड़ लाते हैं, तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हमने कोई गैर जिम्मेदार बात नहीं की। अब मैं क्या याद दिलाऊं अपने नौजवान साथी जनाब परा साहब को, जब इनकी हुकूमत थी ये अनरियलिस्टिक बजट की बात करते हैं। अनरियलिस्टिक बजट तो इनके दौर में हुआ 2015 और 18 के दरमियान, जहां अनफंडेड बजट इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखा। इनके पास रिसोर्सेज सिर्फ 50,000 करोड़ थे, इन्होंने 65,000 करोड़ की बजट डाल के 15,000 करोड़ का अनफंडेड डेट हमारे सिर पे डाला। फिर 2017-2018 में जहां आपके पास रिसोर्सेज सिर्फ 55,000 करोड़ थे, आपने 79,000 करोड़ का बजट लाके 24,000 करोड़ का अनफंडेड डेट हमारे ऊपर डाला। This should not be recorded or reported. It should not be reported. ये सारे अनरियलिस्टिक अनफंडेड बजट्स इन्होंने हुंडियों से क्लियर किए। इन्होंने पावर का कर्जा हमारे ऊपर डाला, जिस कर्जे को मैं आज तक भुगत रहा हूं, जिसको हम आज इस हुकूमत के दौरान कम कर रहे हैं। तो परा साहब, वो 50 साल का जो हमने कर्जा लिया है उससे जम्मू कश्मीर को फायदा होगा। नुकसान तो जो कर्जा आप लोगों ने उठाया था, जिस कर्जे को हमने उतारा, नुकसान उससे हुआ। लेकिन अगर आप इससे और भी बहस चाहते हैं, जिस दिन आप इस पे डिस्कशन लाएंगे, मैं आपके साथ इस पे डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं। बाकी ऑनरेबल स्पीकर साहब, यहाँ SRO के हवाले से बात हुई। ऐसा कहा गया जैसे कि मिलिटेंसी विक्टिम्स को पहली मर्तबा जो है रोजगार दिए जा रहे हैं। मेरे वालिद साहब की हुकूमत 96 से लेके लगातार आज तक हमने ये SRO के ऑर्डर्स बांटे हैं। इन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा जहां हमें एजुकेशन पे जो है रिलैक्सेशन देने की जरूरत पड़ी, जहां एज बार था, जहां क्वालिफिकेशन बार था, वहां LG साहब को हिदायत दी गई कि वो इसमें रिलैक्सेशन दे। उन्होंने रिलैक्सेशन दिए और ऑर्डर बांटे, लेकिन रूटीन में तो सबसे ज्यादा ऑर्डर हम लोगों ने दिए हैं। जनाब स्पीकर साहब, इनके फ्रस्ट्रेशन को मैं समझ सकता हूं, इनकी नाराजगी और इनके थपथपाहट को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि हमारे तरफ से इतना अच्छा बजट जो है लोगों के सामने पेश होगा। लेकिन हमने जम्मू कश्मीर के फायदे के बजट का फायदा के बजट लाया, हमने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए बजट लाया, हमने जम्मू कश्मीर के जो सबसे पिछड़े हुए लोग, गरीब लोग हैं, उनके लिए बजट लाया। और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के वो डेली वेजर्स जिन्होंने दर की ठोकरें खाई, इस साल उनको हम रेगुलराइज करने का सिलसिला शुरू करके इनके एक और झूठ को जो है हम झूठ साबित करेंगे। लेकिन इस मौके पे स्पीकर साहब, मैं अपने तमाम मेंबरों का शुक्रिया करते हुए इनसे उम्मीद करता हूं कि इस बजट को इस हाउस में पास किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज की कार्रवाई खत्म होती है। अब हम कल 11 फरवरी बुधवार को सुबह 10 बजे फिर इसी जगह मिलेंगे।